क्या होगा अगर किसी देश में 100% आरक्षण दे दिया जाए? और क्यों भारत की सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि भारत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए? आइए इन सवालों का जवाब आज बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो 50% आरक्षण पे कैप लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें 27% ओबीसी और 22.5% एससी एसटी का है, मतलब टोटल 49.5% आरक्षण है। करीब करीब 50% मानते हैं, ठीक है, 50% आरक्षण है और 50% अनारक्षित सीट है। इसका मतलब बराबर बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका असर कहाँ पे होता है? इसका असर ये होता है कि आपका पढ़ाई का, आपका टैलेंट का कद्र आधा है और आधा आपकी जाति का कद्र है। अगर आप 100 में 100 नंबर लाते हैं और आप रिजर्व सीट वाले कैटेगरी में नहीं है, तो वो आपका 50 नंबर ही काउंट होगा। बाकी 50 नंबर आपके जाति पे निर्भर करेगा। ये कैसे असर करता है ये आपको अब हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 50% आरक्षण है, 100 सीट का एग्जाम हुआ जिसमें 90 मान लीजिए जनरल का गया और 80 गया कट ऑफ ओबीसी का, 60 गया एससी एसटी का। तो इसमें क्या होता है कि जो एससी एसटी और ओबीसी का वो कैंडिडेट जिसका 90 प्लस आ रहा है मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी का, वो भी चला जाएगा आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। वो चला जाएगा क्योंकि उसका मार्क्स मेरिट के बेसिस पे कंसीडर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने अपने आदेश में बताया है कि अगर किसी का मार्क्स मेरिट से ज्यादा है, जनरल वाले मेरिट से ज्यादा है, तो वो जनरल कैटेगरी में compete कर सकता है। तो जो मेरिट वाले लोग हैं वो जो 50 सीट बचा हुआ है उसी में रहेंगे, चाहे वो किसी जाति के हों। और जिनका मार्क्स मेरिट से कम है वो बाकी के 50 सीट में रहेंगे। और वो जो 50 सीट में है वो तय है कि उनका जो मार्क्स है वो 90 से कम ही रहेगा। तो यही बात है जिसके आधार पे मैं कह रहा था कि जाति का वेटेज है 50% और आपका टैलेंट मेरिट पढ़ाई का वेटेज है 50%। तो इससे क्या होता है कि ओबीसी एससी एसटी का कम से कम 50 से 100 कैंडिडेट आएगा अगर 100 सीट का एग्जाम हुआ तो। और जनरल का कम से कम 10 से 50 आएगा। 10 इसलिए हो पाया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस से पहले ये 0 से 50 था, 0 भी हो सकता था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ है कि कम से कम 10 जनरल कैटेगरी का रहेगा। तो ये अभी सिचुएशन है आरक्षण का। और इससे फायदा किसे हो रहा है ये मैंने अपने सारे वीडियो में बहुत क्लियरली बोला हूं कि आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर को हो रहा है, गरीब को आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है। गरीब आज भी जो झुग्गी में रह रहा है, सड़क पे रह रहा है, जिसके पास सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो आज भी इन सब चीजों से वंचित है आरक्षण के होते हुए भी। आरक्षण का लाभ इन्हीं जाति के उन लोगों को मिल रहा है। एससी एसटी ओबीसी के ही लोग 50 से 100 में आ रहे हैं। मान लीजिए 50 सीट में भी आए तो मिनिमम जो है एससी एसटी ओबीसी के ही आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो अमीर लोग हैं वो आ रहे हैं, जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सच्चाई है आरक्षण का। और इससे देश को क्या नुकसान, क्या फायदा होता है वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी देश में अगर मेरिट को वैल्यू नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्या समस्याएं आती है? वहां पे ब्रेन ड्रेन होगा, टैलेंट माइग्रेशन होगा। जो एनआरआई और ये आप देखते हैं मेरिट, वो वैसा समस्या वहां पे आता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास क्षमता है, टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं अपना सुविधा, सुख सुविधा और अपना काम ढूंढ ही लेगा। इसका उदाहरण है ये सारे भारतीय जो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, मालिक नहीं सीईओ हैं, सारा काम वही देखते हैं, डायरेक्टर के पद पे नहीं है। देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, चैनल, आईबीएम, एडोब, पालो अल्टो, और यहाँ पे तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के ही है, वो यूके का पीएम भी बन चुके हैं, वो एनआरआई है। एनआरआई का मतलब इंडियन ओरिजिन के ही है, लेकिन
वहां का उनको नागरिकता मिला हुआ है, वो बहुत पहले भारत से माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये सब समस्या आता है। और इससे नुकसान किसे होता है वो आप देखिए, अगर कोई देश पिछड़ रहा है जाति के नाम पे, तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम आदमी को, वहां के कमजोर मजदूर गरीब जो है उसे नुकसान होता है। जो अमीर है और जो नेता है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण ले लीजिए, लालू यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सिंगापुर गए थे, और इसका बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत प्रबल संभावना है कि जिस हॉस्पिटल में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया होगा सिंगापुर में, वहां के डॉक्टर भी भारतीय ही होंगे, जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन के कारण विदेश में जाके अपना सेवा दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड। जैसा आप जानते हैं भारत के बहुत बड़े संख्या में बड़े बड़े डॉक्टर विदेश में जाके अपना सेवा देते हैं। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि चाइना में भी जाके अपना सेवा देते हैं। तो इससे नुकसान किसे हो रहा है? जिसे सेवा चाहिए, पैसे वाला है, वो तो चला जाएगा सिंगापुर, यूएस, यूके जाके भी अपना स्वास्थ्य संबंधी जो भी उसको समस्या है उसका समाधान करवा के वापस भारत में राजनीति करने आ जाएगा। लेकिन उससे नुकसान होता है इस देश के 85% जो आम इंसान है उसे नुकसान होता है, क्योंकि वो विदेश नहीं जा सकता है इलाज करवाने के लिए। तो राजनीति के नाम पर ये हो रहा है इस देश के साथ, ये बहुत पहले से हो रहा है। काफी सारा इंडस्ट्री जो है उसमें आप देखिएगा कि भारत विदेश से आयात कर रहा है, विदेश से सामान खरीद रहा है। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मिलिट्री के लिए ही बहुत सारा हथियार विदेश से खरीद रहा है, लेकिन जो जिस कंपनी विदेश में बेच रही है उस कंपनी में काम करने वाले और उस कंपनी के बड़े बड़े पदों पे लोग जो हैं वो भारतीय ही हैं। तो भारतीय विदेश में जाके वहां पे कंपनी में काम कर रहे हैं या कंपनी खोल रहे हैं, और फिर भारत सरकार विदेश से वो सामान खरीद रही है या वो सेवा ले रही है। तो इससे नुकसान देश की आम जनता को हो रहा है। अगर ये लोग भारत में रहते तो ये सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को भी बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो पाती। जैसे अभी एम्स जैसा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उससे संभव होता भी है, लेकिन उसका संख्या इतना नहीं है कि हर कोने के लोगों तक सुविधा पहुंच सके। और उसका बड़ा कारण है ब्रेन ड्रेन। यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पता चलेगा कि आरक्षण के झंझट में फंसेंगे तो जिंदगी भर उसी में रह जाएंगे, तो वो यहाँ से दूसरे देश में जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने जो सवाल किया था कि क्या होगा अगर किसी देश में 100% आरक्षण कर दिया जाए, तो अगर 100% आरक्षण हो जाएगा तो देश में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठा लेंगे। बाकी जो यहाँ की आम जनता है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये राजनीति वाले जितने भी ज्यादा करके जाति वाले लोग हैं, ये तो समझिए कि उनका काम बस यही है कि अपना गरीबी दूर कर लेंगे, अपने परिवार वालों का गरीबी दूर कर लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में किया था, बोला था कि देश में जाति के नाम पर राजनीति करने वाले एक भी ऐसे नेता नहीं है जिनका संपत्ति 500,000 करोड़ से कम है। सारे लोग हजार हजार करोड़ संपत्ति बना के बैठे हैं, सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को भटका के। तो इन चंगुल में मत फंसिए देश के विकास के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ संभावना आप विकास के लिए भी छोड़िए। मान लीजिए आपने सामाजिक समरसता बनाने के लिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% सीट आरक्षित किया भी हो, उसके बाद भी कम से कम 50% तो टैलेंट के लिए रहने दीजिए, तब तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, देश का हाल वही होगा कि सारे देश के लोग विदेश में जाएंगे सुविधा लेने के लिए, और विदेश में सारे सुविधा देने वाले अपने देश के ही होंगे। तो इस समस्या से बचने का प्रयास किया जाए, राजनीतिक लोगों के चंगुल में ना पड़े। जो देश के विकास के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहा है उसी का साथ दें। इसमें अभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा और भाजपा जो पार्टी है उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जितने पार्टी के नेता देख लीजिए, राजद, सपा, बसपा, कांग्रेस, जो भी ये सब जातिगत नेता है, उनका 1000 करोड़ संपत्ति बन गया। उनके परिवार का जो है पूरा फ्यूचर सेट हो गया।
आप सोच लीजिए, अगर कोई एससी एसटी का नेता बनता है, एससी एसटी का कट ऑफ सबसे कम रहता है, 100 में 50 या 60 कट ऑफ आया, और उसका जो नेता है, जो अमीर आदमी है, वो तो किसी भी स्कूल में रोज सिर्फ स्कूल जा रहा है, उसी में उसका 50 नंबर आ जाएगा, तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उसे मिलेगा। बाकी जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, बाकी गरीब लोग जो है वो सिर्फ नेता का झंडा लेके दौड़ते रहेंगे। इसीलिए एक ऐसा भी देश में अभी आप देखिएगा दिखाया जा रहा है ये सच्चाई, कि जो जाति के नाम पर राजनीति करने वाले हैं उनका तो बड़ा बड़ा बंगला बन गया, लेकिन जो जाति के नाम पर उनको वोट देने वाला है, वो समर्थन करने वाले हैं, वो कई पीढ़ी से अभी तक जो है गरीबी का जिंदगी जी रहे हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार समाज में जो है आपसी सद्भाव को बिगाड़ने के लिए ये बोला जाता है कि देखो इससे इस खास वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है आरक्षण से और तुम्हें लाभ हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है, आप अपना 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आगे का देखिए और भविष्य का भी थोड़ा आकलन करके देखिए कि आरक्षण से आपको क्या लाभ मिलने वाला है और नुकसान किसे हो रहा है। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास मेरिट है, जिसने पढ़ाई किया है, जो मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छी जिंदगी जिएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो झांसे में पड़ रहा है, वो इसका कीमत चुकाएगा, ये तय है। और इसीलिए अभी जितना भी आप गरीबी देख लीजिए उसमें ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के लोग ही हैं, और इसका कारण यही है कि उन लोगों को हमेशा से बरगलाया गया है। नहीं तो 70 साल देश की आजादी का हो गया, अगर 70 साल में ये नेता जो है आपकी आज गरीबी से बचाने का प्रयास करते, 70 साल आपका 2-3 पीढ़ी गुजर चुका है, अभी तक आपको असर दिखता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 70 साल पहले तो आपका और भी बेहतर जिंदगी था, अभी और खराब जिंदगी हो गया है। अभी जो है कई लोग झुग्गी झोपड़ी और आपका जो है फुटपाथ पे रहने को मजबूर हो गए हैं। तो इन सब जो बहकावे से बचिए, जो विकास की बात कर रहा है उनका साथ दीजिए और इन सब बहकावों में मत पड़िए। इससे नुकसान सिर्फ आप ही का होगा और किसी को नुकसान, अमीर को इससे नुकसान नहीं होने वाला है। अमीर तो अपना बैकअप पासपोर्ट भी रखता है दूसरे देश का, अगर देश में कुछ समस्या हुआ, जैसा विपक्ष कोशिश कर रहा है, अगर देश का माहौल में कुछ खराबी हुआ तो उसका भी नुकसान सबसे पहले गरीब को होगा। अमीर के पास तो सारा सिस्टम का बैकअप उपलब्ध है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। खुद से सोचिए, खुद से समझिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिन बातों को मैं बोल रहा हूं उसको आप तोता के तरह रट लीजिए, ऐसा मेरा आपसे उम्मीद भी नहीं है। आप खुद समझिए, खुद चिंतन मनन कीजिए, आसपास देखिए कहाँ क्या हो रहा है, उसके आधार पे सोच समझ के निर्णय लीजिए। सिर्फ जाति के नाम पर बहकावे में मत आइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।